नमस्कार, मैं पूनम तागर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मां महागौरी परम कल्याणकारी है, वो ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली है। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी, जानिए कि मां की महिमा क्या है और पूजा का विधान क्या है। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी। अष्टमी तिथि की देवी मां महागौरी। मां महागौरी की उपासना है अमोघ। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले श्री राम। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से बन जाते हैं बिगड़े काम। मां शक्ति की 8वीं शक्ति का स्वरूप है महागौरी, जो हरती है सभी की कष्ट। मां महागौरी का रंग शंख और चंद्रमा के समान गौर है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण भी सफेद रंग के हैं। पार्वती रूप में मां ने प्रतिज्ञा ली कि वो भगवान शिव को पति रूप में पाएंगी। इसके लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या भी की। इस कठोर तप में उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। गंगा जी के जल से जब पार्वती मां को धोया, तब उनका शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत गौर हो उठा और तब से महागौरी नाम पड़ा। नव दुर्गाओं में से महागौरी भी 4 भुजाओं वाली है। इनके दाहिने ओर ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी की पूजा उपासना करने से धुल जाते हैं सभी भक्तों के पाप। महागौरी की शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महागौरी उत्पत्ति के समय 8वें वर्ष की थी। इस वजह से नवरात्र के 8वें दिन इन्हें पूजा जाता है और ये सदा सुख शांति देती है। अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा और इनके लिए भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिशास्त्री देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णा है। भगवान शिव ने सारी शक्तियां देवी को प्रदान की है। महागौरी ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया। नवरात्र के 8वें दिन प्रातः काल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी का दिन श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं हो तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कहा जाता है कि कन्याओं की आयु 2 से ऊपर और 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन कराने के बाद आमंत्रित कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इन देवी की पूजा अर्चना के समय रात्रि काल में शिव और पार्वती सहित गणेश आदि की पूजा का विधान है। देवी मां महागौरी का सिद्ध मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुंभ ददायन महादेव प्रमोददा। महागौरी की पूजा नवरात्रि के दिनों में सबसे शुभ मानी गई है। कहते हैं महागौरी संतान वंचित की खाली झोलियों में संतान सुख प्रदान कर देती है। महागौरी की महिमा अपरंपार है। 8वें रूप में भक्त महागौरी का व्रत करते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न करते हैं। मां महागौरी की माया अद्भुत और विख्यात है। प्रोग्रामिंग डेस्क एएमबी नेटवर्क। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी अयोध्या में आज मां सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना
करेंगे। इसके बाद 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा मेरठ और गाजियाबाद रीजन को 15-15 बसें आवंटित की जाएंगी। इसके अलावा अयोध्या, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा से यात्रा करने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों की सौगात मिलेगी। रामकथा पार्क से प्रदेश वासियों को रोडवेज बसों की सौगात दी जाएगी। यात्रियों के सफर के लिए बनारस रीजन को 4, अयोध्या को 5, गोरखपुर को 4, मेरठ रीजन को 15, आगरा रीजन को 4, गाजियाबाद को 15 और लखनऊ रीजन को 4 बसें समेत कुल 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही साथ आज दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी दौरे के दूसरे दिन आज देवकाली मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। छोटी देवकाली मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके साथ साथ हर एक जिले में बसों को भेजा जाएगा। परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाते हुए लखनऊ, आगरा और कई जिलों समेत ये बसें रवाना की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। इसी के साथ साथ छोटी देवकली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल के लिए रवाना किया गया। अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेगी। जेल अधीक्षक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला, जिसे लेकर अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेंगी। जेल अधीक्षक का कहना है कि आजम की पत्नी को रामपुर जेल में ही रखा जाएगा और आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल के लिए रवाना किया जाएगा। अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेंगी। साथ ही साथ ये पूरा मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सामने आया है, जिसके चलते बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल के लिए रवाना किया जाएगा। अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उनकी पत्नी रामपुर जेल में ही रहेगी। ये जानकारी जेल अधीक्षक की ओर से सामने आई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ा अपडेट, जहां अब्दुल्ला आजम को हरदौई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसरो गगनयान मिशन के दौरान किसी भी परिस्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर उतारने की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने में सफल रहा। इस मिशन के लिए शनिवार को किया गया परीक्षण सफल होने से वैज्ञानिकों में उत्साह देखा जा रहा है। सफल उड़ान परीक्षण के बाद इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि क्रू मॉड्यूल को समुद्र से पूरी तरह से बरामद कर लिया गया है। कोई गलती नहीं हुई है, सभी डाटा सही लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन के लिए 3 और प्रमुख परीक्षण मिशन D2, D3, D4 को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा मिशन को लेकर करीब 20 परीक्षण और किए जाएंगे। इन्हें एक के बाद एक किया जाना है। ये कवायद अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो मानव सहित गगनयान मिशन भेजा जाएगा। सोमनाथ ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में दूसरा परीक्षण वाहन उड़ान आयोजित किया जाएगा। तो अगले साल गगनयान का दूसरा उड़ान परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि बीते कल गगनयान का परीक्षण किया गया था और वो सफल भी हुआ। हालांकि 8 बजे उसको लॉन्च करना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ी देर लगी, लेकिन जो परीक्षण था वो सफल हुआ। अब अगले साल गगनयान का दूसरा परीक्षण होगा और लगातार जो है इसरो के वैज्ञानिक वो इस कड़ी में काम करते हुए जा रहे हैं और सफलता भी उन्हें हासिल हो रही है, जिसके बाद सभी इसरो वैज्ञानिकों को देश की जनता ने बधाई दी और साथ ही साथ सभी वैज्ञानिकों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। तो देश की मोदी सरकार जनजाति समाज के जीवन स्तर में बदलाव के लिए बड़े कदम उठा रही है। अब ऐसा ही एक और कदम भारतीय रेलवे की ओर से उठाया गया है। रेलवे के इस कदम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला की देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे।
देश के आदिवासी और जनजाति समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिले मयूरभंज में पहली बार एक्सप्रेसवे ट्रेन दौड़ेगी। देश के रेल मंत्रालय ने इस बारे में फैसला लिया है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कोलकाता के साथ ही टाटानगर और राउरकेला में भी ट्रेन से सीधा उसे जोड़ा जाएगा। अब इस रूट के लिए 4 ट्रेनों को मंजूरी दे दी गई है। ये नई ट्रेनें मयूरभंज को कोलकाता, राउरकेला और टाटानगर से जोड़ेगी। नई ट्रेनों से मयूरभंज के लोगों को उड़ीसा और भारत के अन्य हिस्सों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और जनजाति बहुल जिले के विकास में मदद भी मिलेगी। कोलकाता बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेसवे, राउरकेला टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बादाम पहाड़ एक्सप्रेस। नई ट्रेनों से मयूरभंज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य अवसरों तक पहुंचने में आसानी होगी। नई ट्रेनों से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ा फायदा मिलेगा। इससे आदिवासी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास में बड़ा बदलाव होगा। नई ट्रेनों की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी एक प्राथमिकता महत्व रखता है, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मुर्मू के गृह जिले मयूरभंज में पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने का रेल मंत्रालय का ये फैसला साफ जाहिर कर रहा है कि मोदी सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए तत्परता से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो वहीं हैदराबाद में जिहादियों ने भारत सरकार के रुख के खिलाफ जाकर भारत के दोस्त इजरायल और अमेरिका के झंडे को पैरों से नोच डाला। इतना ही नहीं, इन जिहादियों ने इजरायल आतंकवादी संगठन हमास युद्ध में फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध 15वें दिन भी जारी है। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था, जिसके बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। अमेरिका समेत सभी पश्चिम देशों ने इजराइल का समर्थन किया और हमास के आतंकी हमले की निंदा की। तो वहीं पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इजराइल का समर्थन किया। इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। तो वहीं देश इस युद्ध में फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में जिहादियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इजराइल हमास युद्ध में हैदराबाद के शहदाबाद इलाके में कई जिहादी फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के दरगाह में मैदान में जमा हुए। इसमें बड़ी संख्या में जिहादी महिलाएं भी शामिल थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एंट्री गेट की जमीन पर इजराइल और अमेरिका के झंडे रखे हुए हैं, जिनको जिहादी अपने पैरों से रौंद रहे हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि हमास ने जिस तरह इजराइल पर हमला किया है, उसे इस्लाम की लड़ाई की तरह पेश करने की कोशिश की है। हमास ने अल अक्सा मस्जिद का हवाला दिया है और लोगों को मारते हुए उसके आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। हमास की पूरी कोशिश है कि दुनिया भर के मुसलमान उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माने, जिसमें वह सफल होते दिख रहे हैं। जिहादियों ने जिस तरह सरकार के रुख से अलग हटकर धार्मिक आधार पर इजराइल का विरोध कर रहे हैं, वह चिंता की बात है। ऐसे जिहादियों का देश हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई महत्व नहीं है, पर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि वोट बैंक की खातिर कोई राजनीतिक दल इस तरह की गतिविधियों का विरोध नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। वहीं मणिपुर कार ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में मणिपुर पुलिस के सहयोग से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान के रूप में हुई है। देखिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मणिपुर पुलिस के सहयोग से मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान को गिरफ्तार किया। इस पर 21 जून 2023 को मणिपुर के विष्णुपुर जिले के क्वाक्चा इलाके में एक कार में हुए बम विस्फोट में शामिल होने का आरोप है। खान के खिलाफ पहले मणिपुर पुलिस ने केस दर्ज किया गया था। इसके बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में लेकर जून में केस दर्ज किया था। क्वाक्चा इलाके में एक कार में हुए बम विस्फोट मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। एनआईए ने पहली गिरफ्तारी 16 अक्टूबर को की थी। तब जांच एजेंसी ने असम के कछार जिले के शिलचर इलाके से नूर हुसैन को गिरफ्तार किया था। 21 जून को मणिपुर के विष्णुपुर जिले में टिडिम रोड के किनारे फोगा कछाऊ, इखाई, अबांग, लिकाई और क्विक्टा इलाके में एक पुल पर खड़े आईईडी से भरे वाहन में बम विस्फोट हुआ था। इस बम विस्फोट की वजह से 3 लोग घायल हो गए और आसपास के घरों सहित पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गिरफ्तारी के बाद से मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इस्लाउद्दीन 7 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पूछताछ में मणिपुर हिंसा के पीछे की साजिश का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो वहीं पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान द्वारा ये करतूत पहले भी निकल के सामने आ चुकी है। बता दें कि गुजरात पुलिस के एटीएस ने गिरफ्तारी की है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात एटीएस ने शुक्रवार को एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। वहीं उसके संपर्क में रहने वाले अन्य व्यक्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके लिए एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार शख्स भारत में एक पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और भारत की महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजा करता था। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी शख्स गुजरात के आणंद के तारापुर में रह रहा था। वह पाकिस्तानी नागरिक से भारतीय नागरिक बना है। उसके पास से पैसे और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई के जरिए काम करने वाला ये जासूस भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों के फोन से छेड़छाड़ करता था। एटीएस को सैन्य खुफिया जानकारी की 55 वर्षीय पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव PIO लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी सेना के जवानों और अधिकारियों को निशाना बना रहा है। आरोपित व्हाट्सएप के जरिए सेना के जवानों और उनके परिजनों से संपर्क करता था। संपर्क में आ जाने और बातचीत होने के बाद आरोपित संवेदनशील जानकारियां चुराने के लिए वह उनके मोबाइल पर रिमोट एक्सेस ट्रोजन मेलवेयर भेजता था। माहेश्वरी खुद को आर्मी पब्लिक स्कूल का अधिकारी बताकर सेना के जवानों के परिवारों को निशाना बना रहा था। एटीएस के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट के अनुसार आरोपित भारतीय सिम कार्ड का उपयोग कर रहा था। वह जामनगर के रहने वाले मोहम्मद सकलैन थाइम के नाम से जारी किया गया था और असगर हजरबाई के मोबाइल फोन पर सक्रिय था। इसके बाद पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े एक व्यक्ति के निर्देश पर डिवाइस को माहेश्वरी के पास आणंद पहुंचाया गया ताकि उसे वह पाकिस्तान भेज सके। देश में होने वाली ये गतिविधियां एक बड़े खतरे की निशान बनती जा रही है, क्योंकि देश की खुफिया जानकारी दूसरे मुल्क में जाना और वो भी भारतीय सेना की खुफिया जानकारी प्राप्त करके भेजना एक बड़ा खतरा बन सकता है, वो भी देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से भारत के क्या कुछ संबंध है वो सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं,
आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है। इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में नंबर 1 है। आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।